आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन चैनल पे। इसमें आज हम प्रैक्टिस सेट जो कि हमारा कंटिन्यू चल रहा है, ये 11वें नंबर का है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे राजवंश एवं प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को और उससे संबंधित तथ्यों को याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित बताना है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो देख लेते हैं। ए में दिया है महाप्रतिहार संचार विभाग, महाप्रमाद राजस्व विभाग, महामात्य राजा का उत्तराधिकारी या फिर महासंधि विग्राहक विदेश विभाग। तो देखिए, महाप्रतिहार जो है वह संचार विभाग को कहा जाता है, ये एकदम सुमेलित है। महाप्रमाद राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी को कहा जाता था, ये भी करेक्ट है। महामात्य जो है वह राजा का उत्तराधिकारी नहीं होता था। ठीक है, देखिए ये संबंधित, ये सुमेलित नहीं है। राजा का उत्तराधिकारी जो है युवराज होता था। ठीक है, राजा का उत्तराधिकारी युवराज कहलाता था। वहीं पर महासंधि विग्राहक जो है वह विदेश विभाग का प्रमुख होता था। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, अर्थात इनमें से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ये तीसरे नंबर का अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, कलचुरी कालीन व्यवस्था के अंतर्गत सैन्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था। तो देखिए, आप सभी को पता है ये जो कलचुरी कालीन व्यवस्था है वह हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक समय तक का स्थिर रहने वाली व्यवस्था कहलाती थी। ठीक है, इससे संबंधित जो सैन्य प्रशासन है उसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था। ठीक है, सैन्य विभाग का। तो आपके ऑप्शन है महापिलुपति, महापुरोहित, अमात्य या फिर महाबलाधिकृत। तो देखिए, ऑप्शन ए से आते हैं। महापिलुपति कहा जाता था, जो कि हाथी सेना का प्रमुख अधिकारी होता था, उसको महापिलुपति कहा जाता था। वही महापुरोहित होता था, जो कि वह धार्मिक विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, वहीं अमात्यगढ़ किसको कहा जाता था, तो जो मंत्री परिषद के सदस्य होते थे, मंत्री परिषद के सदस्य, उसको अमात्यगढ़ या अमात्य मंडल कहा जाता था। वहीं महाबलाधिकृत की बात करें तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सैन्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी महाबलाधिकृत होते थे। इसके अंदर में और बहुत सारे छोटे छोटे अधिकारी होते थे जो सैन्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करते थे, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है महाबलाधिकृत होता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, कलचुरी व्यवस्था में सब्जी मंडियों में सब्जी बेचने एवं अन्य व्यापार करने के लिए किस परमिट की आवश्यकता होती थी। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक का तो पेपर में आया नहीं है, लेकिन ये संभावित होगा करके मैं इसको ले लिया है। ठीक है, तो देखिए, सब्जी मंडियों में जो है केवल सब्जी ही नहीं और अन्य व्यापार भी किया जाता था। इसके लिए किस परमिट की आवश्यकता होती थी। आपके ऑप्शन है युगा परमिट, हाल परमिट या मंडी परमिट या व्यापार परमिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। युगा परमिट कहा जाता था, जिसको व्यापार करने के लिए या सब्जी बेचने के लिए युगा नामक एक परमिट को लिया जाता था। ठीक है, हाल जो है वह किसी प्रकार का परमिट नहीं है। मंडी परमिट भी यहाँ आंसर नहीं होगा। व्यापार परमिट तो व्यापार के लिए नहीं। ठीक है, व्यापार के लिए युगा परमिट की ही आवश्यकता होती थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये सभी फैक्टों को आप याद रखिए, बिल्कुल पेपर में पूछा जा सकता है कहीं से भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का क्वेश्चन। तारिके हैहवंशी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किनके द्वारा किया गया था। तो देखिए, तारिके हैहवंशी जो है वह प्रमुख कृति रचना है। ये हैहवंशी जो है कलचुरी वंश को ही कहा जा रहा है, कलचुरी वंश को। आप सभी को पता होगा ये जो हैहवंशी वंश है अर्थात कलचुरी वंश है, वह हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 750 वर्षों तक का शासन किया कंटिन्यू। ठीक है, और पहले से तो त्रिपुरी में करते ही आ रहे थे। हमारे छत्तीसगढ़ में 750 सालों तक इन्होंने शासन किया है। इसी का पूरा उल्लेख जो है तारिके हैहवंशी में मिलता है हमको। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या 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 है देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है गोपाल प्रसाद मिश्र, बाबू रेवाराम, माखन मिश्र या राज सिंह। ठीक है, तारिके हैहवंशी की रचना इन चारों में से किसने किया है पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू रेवाराम। ठीक है, बाबू रेवाराम ने जो है तारिके हैहवंशी नामक पुस्तक की रचना किया है। एक और याद रखिए, ये जो है कायस्थ जाति के थे। ठीक है, कायस्थ जाति के थे, उसी समय प्रचलित हुआ था ये कायस्थ जाति कलचुरी वंश में ही। ठीक है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है, दूधाधारी मठ जो कि रायपुर में स्थित है, इसका निर्माण किस कलचुरी शासक के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो देखिए, ये दूधाधारी मठ जो है वह बलभद्र दास के द्वारा, जिसको दूधाधारी महाराज कहा जाता है, इनके द्वारा कराया गया था।
इनके द्वारा कराया गया था। लेकिन पूछा ये है कि इसका निर्माण कलचुरी किस शासक के समय में हुआ था, ठीक है। तो आपको शासक को बताना है, ये तो किए थे, ये शासक नहीं थे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैत सिंह, ठीक है। जैत सिंह जो कि कलचुरी शासक थे, इसी के शासनकाल के दौरान इस दूधाधारी मठ का क्या हुआ था, निर्माण करवाया गया था रायपुर में, ठीक है। जबकि बिंबाजी भोसला जो है इसका जीर्णोद्धार कराए थे, ठीक है। इसका जीर्णोद्धार कराने का श्रेय किसको जाता है, तो बिंबाजी भोसला को जाता है। जबकि निर्माण जो है वह बलभद्र दास ने किया था जैत सिंह के शासनकाल के दौरान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, कलचुरियों की अधिकांश मुद्राओं में किसका चित्र अंकित होता था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है माना जाता है, लेकिन पेपर में होता यह है कि सिंपल हम लोगों को लगता जरूर है, लेकिन ऑप्शन में हमको घुमा देते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है भगवान विष्णु, शिवलिंग, कमल का चित्र या फिर गजलक्ष्मी। तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा गजलक्ष्मी, ठीक है। गजलक्ष्मी भगवान विष्णु से संबंधित है, अर्थात जो कलचुरी वंश है वह वैष्णव धर्म के उपासक थे। इसके अलावा बहुत सारे साक्ष्य जो है हमको शिवलिंग के भी मिले हैं, ठीक है। शिव मंदिर बहुत सारे बनवाए हैं, जैसे कि बंकेश्वर महादेव मंदिर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर। ये सभी मंदिरों को देख के लगता है कि वो जो है शैव धर्म के उपासक थे। तो बिल्कुल शैव धर्म के भी उपासक थे और विष्णु धर्म के भी उपासक थे, लेकिन अधिकांश मुद्राओं में बोला है तो गजलक्ष्मी का चित्र होता था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, कलचुरी कालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में गलत कथन है। देखिए गलत कथन को छांटना है। पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ए है, सामाजिक व्यवस्था में सती प्रथा का साक्ष्य मिला है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सती प्रथा का साक्ष्य मिला है, ये बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस सती प्रथा का साक्ष्य मिला है, ठीक है। महिलाएं राजनीति, प्रशासन एवं आर्थिक क्षेत्र में भागीदार बनती थी, ठीक है। ये भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं अच्छे से। कायस्थ जाति का प्रभाव अधिक था, बिल्कुल ये कायस्थ जाति पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। जो बाबू रेवाराम है वो तो कायस्थ जाति के ही थे, तो ठीक है। ये तीनों सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी को पढ़ते हैं। समाज में जादू टोना का प्रभाव बिल्कुल नहीं के बतौर था। जी नहीं, ऐसा नहीं है। समाज में जो जादू टोना का प्रभाव है वह थोड़ा सा हावी हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल नहीं के बतौर बोला है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक दूसरों से भिन्न है। देखिए इसमें से जो 3 ऑप्शन है वह कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है साझा है, ठीक है, एक दूसरे जैसे हैं। और इसमें से कोई एक जो कूट है वह क्या है, एक दूसरे से सम्मिलित नहीं है, अर्थात दूसरों से अलग है। तो देख लेते हैं। ए में दिया है दांडिक, बी में दिया है गमागमिक, सी में दिया है दुष्ट साधक और डी में दिया है ग्रामकूट। देखिए दांडिक जो है वह प्रमुख न्याय अधिकारी को कहा जाता था, ठीक है। न्याय अधिकारी का जो प्रमुख अधिकारी होता था, पुलिस विभाग का समझ लो, तो उसको दांडिक कहा जाता था। वहीं गमागमिक जो होता था वह यातायात विभाग का पुलिस होता था, यातायात विभाग का पुलिस होता था। वहीं दुष्ट साधक होता था, वह जो है चोर पकड़ने का कार्य करता था, चोर पकड़ने का कार्य। अर्थात ये तीनों को देखिए तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेगा ये कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था से संबंधित है। जबकि ये ग्रामकूट जो होता था वह जो है ग्राम का प्रमुख अधिकारी होता था। इसमें किसी भी प्रकार का ये सैन्य विभाग का ये अधिकारी नहीं होता था। ये स्पेशली जो है ग्राम की रक्षा करने के लिए इसको नियुक्त किया जाता था, ग्राम का प्रमुख अधिकारी होता था। इसके अंतर्गत जो है वह गौटिया, पटेल ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, किस कलचुरी शासक को कोनी अभिलेख के रचना अनुसार त्रिरत्न एवं बौद्ध आगमों का ज्ञाता कहा जाता है। यहाँ आगम मतलब होता है रचना, ठीक है। आगम मतलब होता है रचना, एक विशिष्ट पुस्तक होती है, ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी आगम का ज्ञाता और त्रिरत्न और बौद्ध आगम का ज्ञाता किसे कहा गया है उसको बताना है। आपका ऑप्शन है पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन बी रत्नदेव द्वितीय, ऑप्शन सी पृथ्वीदेव द्वितीय या ऑप्शन डी रत्नदेव तृतीय। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीदेव द्वितीय। ये पृथ्वीदेव द्वितीय को जो है कोनी अभिलेख में एक हम लोगों को रचना मिला है, जिसमें जो है इसको बौद्ध धर्म के आगम का और त्रिरत्न का ज्ञाता माना गया है, ठीक है। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 9वें नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल आप इसको, अगर आप लोगों ने इसको पहली बार पढ़ा है तो बिल्कुल आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, कलचुरी प्रशासन व्यवस्था में नावों की देख रेख करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था।
तो घटपत्ति कहा जाता था, नैमित्तिक कहा जाता था, अकाराधिकार पुरुष कहा जाता था या महा अक्ष पाठक कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटपत्ति या तरपत्ति कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर जो है इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और किसी प्रकार का डाउट होगा तो बिल्कुल पूछ लीजिए, इसका यहाँ पर आंसर की दिया हुआ है। आपको इसी फॉर्मेट में पूरा जो PDF है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आपको अपना जो प्रैक्टिस है उसको लगाने में बहुत ही आसानी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।